Hello students, this is Neeraj Gupta. We have already covered your two chapters. The first chapter was Introduction to the Concepts of Business Accounting, and the second chapter we have covered is Important Terminology. अब ये तीसरा चैप्टर मैं आपका शुरू कर रहा हूँ विच इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. देखिए, रूल्स को फॉलो करना, प्रिंसिपल्स को यानी रूल्स को फॉलो करना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है. अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उनको फॉलो करना एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग के लिए, प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए, अंडरस्टैंडेबल ईजी प्रेजेंटेशन के लिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. आप सोच के देखिए कि जैसे हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं. मैं इसलिए ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हम सभी स्कूल तो गए ही हैं. अब वहाँ बहुत तरह के रूल होते हैं, जैसे एक यूनिफॉर्म का ही रूल है. अब ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा तो उसको स्कूल में जो पढ़ाई करा रहे हैं वो समझ नहीं आएगी. बट एक यूनिफॉर्मिटी कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये स्टूडेंट हमारे स्कूल का है. किसी भी स्कूल में 1000-2000 बच्चे तक पढ़ते हैं. कोई भी बच्चा अगर अंदर आ रहा है स्कूल में तो यूनिफॉर्म अपने आप में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है कि ये इस स्कूल का स्टूडेंट है. कई बार वहाँ पर हाउसेस भी होते हैं तो उसमें भी अलग अलग यूनिफॉर्म क्रिएट कर देते हैं, या कोई उनके बैच अलग अलग करते हैं, या उसमें भी एक सिस्टम होता है कि भाई इतने बजे प्रेयर होगी, इतने बजे जो है लंच टाइम होगा, ब्रेकफास्ट टाइम होगा, है ना. बीच में होता है ना, बेल होती है, बीच में आपको जो है टाइम मिलता है, ब्रेक टाइम. अगर सब अपनी मर्जी से ही ब्रेक लेने लगे, जिसको जब भूख लगे वो निकाल के खाने लगे, तो कितना एब्जर्ड हो जाएगा. जबकि ऐसा कोई बात नहीं है. जिसको जब भूख लगे टेक्निकली तो तभी खाना चाहिए. लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम क्रिएटेड होता है स्कूल में, और हम सब उसी सिस्टम से पढ़ के लिख के आगे निकलते हैं. तो हमें कितना अच्छा मतलब जो है हम सब चीज़ें कर पाते हैं. ऐसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रोड्स का. अब रोड पे ये कोई रूल नहीं होता है. अब जैसे अगर हम देखेंगे रूटीन में तो मैं दिल्ली का जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो बसेस जो हैं वो लेफ्ट लेन में चलती हैं, है ना. सेंट्रल लेन अदर व्हीकल्स के लिए रहते हैं. जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, उनके लिए फर्स्ट लेन रहती है. रेड लाइट का सिस्टम है, बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी है, हेलमेट लगा के बाइक चलानी है. तो ये कुछ रूल्स हैं. तो अगर देखा जाए तो इनमें से किसी भी रूल के बगैर भी गाड़ी चल जाएगी और हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँच जाएंगे. लेकिन रूल्स को फॉलो करने से एडवांटेज क्या है कि सब चीज़ें सिस्टमैटिक रहती हैं. एक व्यवस्था जिसको बोलते हैं वो बनी रहती है. ऐसे अकाउंटिंग में भी अगर हम ये सोचें कि भाई मेरा बिजनेस है, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, दूसरों को क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है. पहली बात तो अकाउंटिंग के अंदर भी दूसरों की लाइफ अफेक्ट होती है. पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो अकाउंट्स कंपनी बनाती है उसके बेसिस पर जो मनी लेंडर्स हैं वो पैसा देते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, बोनस मिलती है, उनके प्रोविडेंट फंड की उनको जानकारी मिलती है. तो अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेसमैन के लिए हो रही है ऐसा नहीं है. सोसाइटी है, समाज है, सभी वर्ग किसी भी एक बिजनेस की अकाउंटिंग या उस बिजनेस के रिजल्ट्स एक्टिविटीज से मैं तो नहीं कहूँगा प्रभावित होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दे आर कंसर्न, कनेक्टेड. इसी तरह से हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो कनेक्ट है ना, और दूसरे लोग भी तो गाड़ी चला ही रहे ना. ऐसा तो नहीं सड़क आपके लिए खाली है, यू आर नॉट द किंग. तो उसी आधार पर अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. ऐसा करने से अच्छे अकाउंट्स बनते हैं, कंपेरेबल अकाउंट्स बनते हैं. कंपेरेबल मतलब कि आप अपनी अकाउंटिंग दूसरी फर्म से कंपेयर कर सकते हैं. आप अपनी करंट ईयर की अकाउंटिंग पास्ट ईयर की अकाउंटिंग से कंपेयर कर सकते हैं. आपको ध्यान हो, मैंने बताया था पिछले चैप्टर्स में कि इसको इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं. तो वो सब चीज़ें तभी संभव हैं जब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल्स को यूज़ करके ये सब किया हो. राइट. चलिए अब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में. तो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो जैसा मैंने कहा, दीज आर द रूल्स. एक एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ इसीलिए कि आप ध्यान से समझिए. ये आपका बेस है. फिर बाद में कल को जब हम टैली सीखने लगेंगे तब ये बातें बार बार मैं बेसिक नहीं समझाऊंगा. फ्रैंकली उस वक्त तो मैं सोचूंगा कि अब मैं टैली सॉफ्टवेयर सिखाऊँ आपको. बात खत्म होती है. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? दीज आर द रूल्स विच आर फॉलोड. दीज आर द रूल्स विच आर फॉलोड. इनको फॉलो करना है भाई. ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ दो ऐसी हवा में कि भाई ठीक है ये तो पढ़ने के लिए है. नहीं, जैसे लिखा होता है कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंके. और बहुत सारे लोगों की आदत होती है भाई ये तो लिखा है, लिखने दो, भाड़ में जाए. हमने तो कूड़ा ज़मीन में ही फेंकना है, चलती हुई गाड़ी से बाहर ही फेंकना है ना. हमें कोई मतलब नहीं है. और वैसे भी हम तो बीजेपी को वोट देते नहीं है. तो ये तो मोदी सरकार ने कहा है कि स्वच्छ भारत, हम तो उल्टा इसको गंदा करेंगे बिकॉज वी डू नॉट बिलोंग टू बीजेपी. तो वो चीज़ नहीं है भैया. ये अकाउंटिंग आप कर रहे हो तो दीज आर द रूल्स विच आर टू बी फॉलोड. ये आपको फॉलो करना है. क्यों करना है? इन गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट. प्रॉपर, आप चाहते हो ना दवाई आपको प्रॉपर मिले,
अब ये तो नहीं चाहते कि आपको कोई भी दवाई मिल जाए, आप बीमार पड़ जाओ, बीमार हो तो और बीमार हो जाओ। आप चाहते हो ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या हुआ, दीज आर रूल्स विच आर टू बी फॉलोड वाई इन गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें लिखा टू वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, मतलब वही कि जितने भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी है, उसके लिए इन रूल्स को यूज़ करना है। और ज़रूरत क्यों है, एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी। ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक यूनिफॉर्मिटी जो है एंश्योर करता है, उसके बिना तो कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना, सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आते हैं, उसके बिना पता ही नहीं चलेगा कुछ भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। So to ensure uniformity, it is necessary that we follow what? We follow accounting principles. Accounting principles को follow करना ज़रूरी है, उसके बिना uniformity नहीं हो पाएगी। Comparisons are possible, उसके बिना कंपैरिजन नहीं हो पाएंगे। आप कोशिश भी करोगे तो कंपैरिजन आप नहीं कर पाओगे। दैट इज़ द पॉइंट। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी सो दैट कंपैरिजन्स आर पॉसिबल, ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं हमारे चैप्टर की फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि एजम्पशन की फॉर्म में है कि कुछ चीज़ें बिजनेस एज्यूम करके चलता है, प्रिज्यूम करके चलता है, मान के चलता है कि भी ये तो होगा, तो उसके आधार पर भी अकाउंटिंग का कंसेप्ट डेवलप होता है। तो उसमें से एक है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहती है कि आप मान के चलो कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। आप ये मान के चलो कि आपका जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा। जब आपने बिजनेस शुरू किया तो नाउ यू बी पॉजिटिव, यू थिंक दैट योर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। अब ये मत मान के चलो कि आपका बिजनेस कल को नहीं चला तो बंद हो जाएगा, या साल 2 साल चला के देखते हैं। चाहे मन में हो, तब भी अकाउंटिंग करते वक्त ये रूल फॉलो किया जाता है कि हमारा ये बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा। और यही रीज़न है कि जब हम कोई ऐसी एसेट खरीदते हैं जो आने वाले 5 साल 10 सालों में बेनिफिट देगी, तो हम उसका सारा खर्चा करंट ईयर में डेबिट ना करके उस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। ये बात मैं आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ। स्पेशली फर्स्ट चैप्टर में मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तब डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अच्छे से समझाया था। अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरा बिजनेस चलना ही 6 महीने है, तो फिर अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है तो मैं उसकी पूरी कीमत अभी अपनी सेल में से, अपने रेवेन्यू में से माइनस करना चाहूँगा। लेकिन अगर मुझे पता हो कि ये मशीन 10 साल चल सकती है और मेरा बिजनेस 10 साल से भी ज़्यादा चलेगा, तो फिर मैं सोचूंगा कि 50,000 की मशीन अगले 10 सालों में डेबिट करूं, 5-5 हज़ार करके हर साल। बात समझ रहे हैं? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही है जो हमारे इस कंसेप्ट को प्रॉपर वे में लेके चलती है। बात समझ में आई? तो मैं पढ़ रहा हूं, इसके अंदर क्या लिखा है। इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट का मतलब चलता जाएगा। एज पर दिस एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई भी खर्चा सिर्फ करंट ईयर में बेनिफिट देगा या आने वाले सालों तक बेनिफिट देगा, ये जो फर्क है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये मान के चलो कि कोई खर्चा सिर्फ करंट ईयर में बेनिफिट देगा, कोई खर्चा आने वाले बहुत सारे सालों तक बेनिफिट देता रहेगा, तो इसको हम 2 हिस्सों में डिफरेंशिएट कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं पढ़ा चुका हूँ ये भी सेकंड चैप्टर में, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के चैप्टर में, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो सिर्फ करंट ईयर में बेनिफिट देगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो आने वाले सालों तक खर्चा हमें बेनिफिट देगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम क्या करते हैं कि थोड़ा हिस्सा करंट ईयर में खर्चा मानते हैं और बाकी का हिस्सा आने वाले सालों में ट्रीट करते हैं एज एक्सपेंडिचर। करेक्ट, यही बात लिखी हुई है। हेंस डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ओवर यूजफुल लाइफ। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल वे में समझिए। 2 बातें सिर्फ सामने निकल के आई हैं इसमें। पहली बात, हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, और इस बात की वजह से दूसरी बात निकल के आती है कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीन खरीदी, उसका खर्चा हम करंट ईयर में ना मान के आने वाले सालों में भी क्लेम करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस चलता रहेगा आने वाले सालों में। तो हम सारा खर्चा इसी साल की रेवेन्यू से, इसी साल की सेल में से माइनस ना करके प्रोपोर्शनेट थोड़ा हिस्सा
इस साल और थोड़ा आने वाले सालों में माइनस करते हैं। ठीक, ये हुई मेरी पहली अजम्पशन। दूसरी है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। नाउ कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहती है कि भाई जो भी तुम्हारी अकाउंटिंग का फंडा है, जो भी तुम्हारी अकाउंटिंग का कंसेप्ट है ना, एक्चुअली डेप्रिसिएशन जब आप पढ़ोगे, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक पढ़ोगे, तो ना अकाउंटिंग में कई बार दो ऑप्शन होती हैं, आप उनमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। अब मैंने आपको कहा कि हम कंपैरिजन चाहते हैं। कंपैरिजन के लिए यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हर साल अकाउंटिंग सेम तरीके से की जाए। अगर आप बार बार अकाउंटिंग के फंडे, अकाउंटिंग के कंसेप्ट बदल दोगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। इसीलिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इसीलिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग रूल, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो स्टाइल ऑफ अकाउंटिंग है, मैं तो कहता हूँ इवन फाइल बनाना, वाउचर स्टोर करना, जो भी आपके तरीके हैं उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। यानी एक साल से आने वाले अगले सालों में कॉन्टिन्यूसली उसको सेम रखो, बार बार बदलो मत। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक कंपैरिजन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। अगर हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन फॉलो नहीं करते तो कंपैरिजन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन के हिसाब से जो भी हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन है, स्टॉक वैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन मेथड है, या जो भी चीज़ें हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, समझते हैं, उन कंसेप्ट्स को हम कंसिस्टेंटली फॉलो करें। अगर हमने कोई मेथड चेंज किया भी है तो एक तरह से अकाउंटिंग का रूल ये कहता है इफ़ मेथड इज़ चेंज्ड, चलो मान लेते हैं जी बहुत आफत हो गई, हमें तो इस मेथड को जो है वो चेंज करना ही पड़ेगा। सो इफ़ मेथड इज़ चेंज देन दिस फैक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब जो लोग आपकी अकाउंटिंग देखते हैं उनको फिर ये रूल कहता है कि आप उनको बताओ कि भैया ये मेथड मैंने चेंज किया है और इसकी वजह से जो प्रॉफिट मेरा 10 लाख था वो 12 लाख आ रहा है, या 10 लाख का प्रॉफिट 9 लाख आ रहा है, जो भी। कहने का मतलब ये है ऑल दे वांट इज कि अगर आपने मेथड चेंज किया, पहली बात तो वो ये चाहते हैं कि आप अकाउंटिंग करते वक्त अपने मेथड्स को ना बदलें, जैसा है जो है चलने दें, उसको रोज़ रोज़ चेंज ना करें। दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि चलो अगर मान भी लें कि आप मेथड चेंज करना चाहते हो तो फिर उस फैक्ट को और उसके इम्पैक्ट को आप प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दो कंसेप्ट्स जो हैं अजम्पशंस की फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाए। पहला मैंने आपको पढ़ाया गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन में मैंने आपको बताया कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस सालों साल चलता रहेगा और इसीलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम आने वाले सालों में क्लेम करते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि आप अपने अकाउंटिंग मेथड्स को, स्पेशली डेप्रिसिएशन मेथड, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, इनको ईयर टू ईयर सिमिलर रखें, इनको आप बार बार चेंज ना करें। राइट, चलिए जी, अब इसके आगे फिर हमारा शुरू हो रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। थैंक यू।